राधे राधे। आप सभी का आपके अपने परिवार फिजिक्स भाई राघव सर जयपुर में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम शेखावटी मिशन के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि दो चैप्टर है हमारे। एक तो डी एंड एफ ब्लॉक और दूसरा है हमारा उपसर्ग संयोजक यौगिक। अब हमारा डी एंड एफ ब्लॉक को हम देखें तो इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो दे रखे हैं। तो पहला ही क्वेश्चन क्या है, Ti3+ Ti3+ आयन का चुंबकीय आघूर्ण है। टाइटेनियम 3+ आयन का चुंबकीय आघूर्ण है। तो चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है म्यू बराबर √N n+2 और Pm बोर मैग्नेटॉन, ये फॉर्मूला होता है। एन इसमें क्या होते हैं, एन जो होंगे वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो टाइटेनियम टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता होना चाहिए। टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा आपके पास 3d2 4s2। लास्ट का आपके देखें तो क्या होता है, 3d2 4s2। क्योंकि यहाँ पे दे रखा है टाइटेनियम 3+। 3+ का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। दो तो एस से निकलेंगे, एक डी से। तो क्या बचेगा आपके पास 3d1। पूरा लिखना चाहो तो आर्गन भी लगा सकते हो इसके आगे। आप अगर पूरा लिखना चाहो तो पूरा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आर्गन भी आ जाएगा। टाइटेनियम का होगा Ar3d2 4s2। और Ti3+ लिखते हो आप तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, दो तो एस से एक डी से। तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ 3d1। और डी में एक इलेक्ट्रॉन है। अब डी में जब एक इलेक्ट्रॉन होगा तो इसमें एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। और एन की वैल्यू 1 आएगी तो 1 रखोगे तो 1 1+2। 1 1+2 को सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, √3 आएगा। √3। और √3 की जो वैल्यू होती है वो 1.73 होती है। √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.73 होती है। आप एक काम कर सकते हो, आप सीधा सा सबके वैल्यू याद रखें, क्योंकि आपको बार बार इसमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपके पास आपके चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंटम निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपके पास होता है। यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ लिख रहे हैं हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ फॉर्मूला लिख रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंटम निकालने का। तो म्यू बराबर क्या होता है, √N n+2 Pm, ठीक है। और एक और टेबल में अपन एक काम करते हैं, चलो पहले अपन यही लिख लेते हैं डायरेक्ट। एक आपके Bm में एक रूट में वैल्यू आ जाएगी और एक आपके पास उस रूट की वैल्यू का सॉल्यूशन आ जाएगा। जैसे आपके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 आ गए तो यहाँ 0 रखोगे, एन की वैल्यू 0 रखोगे। ये एन की ही वैल्यू है, ध्यान रखना। तो 0 रखोगे तो ये भी 0 आएगा और ये भी 0 आएगा, ठीक है। आप एन की वैल्यू 1 रखते हो, यानी किसी मॉलिक्यूल में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो एक रखोगे। एक 1+2 3, 3 का गुणा 1 से करोगे तो कितना आएगा, √3। और √3 की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है 1.73 होती है, Pm बोर मैग्नेटॉन में होगी, ठीक है। दो रखोगे तो दो, 2+2, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4, और 4 दूनी 8, यानी इसकी वैल्यू आएगी √8। और √8 की जो वैल्यू होगी 2.83 होती है, ठीक है। अगर 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं तो 3 के लिए आप क्या वैल्यू रखोगे, 3, 3+2, 3+2 कितने हो जाएंगे, 5। 5 का गुणा 3 से करोगे तो √15। और √15 की वैल्यू होती है 3.87, ठीक है। 4 आ रहे हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो 4 रखोगे, 4, 4+2 तो √24 आएगा। 4 और 2 6, और 4 गुणा करोगे तो √24 आ जाएगा। √24 की वैल्यू होती है 4.90। और 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गए तो 5 आए तो इसकी वैल्यू आएगी √35।
भाई 5 आए तो 5 और 2 7, 7 पंजे 35, तो 35√35, √35 की वैल्यू आएगी 5.91। तो ये आपको वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ से देख के आंसर निकाल सकते हो। जैसे अभी टाइटेनियम वाला केस आया था, तो टाइटेनियम में आपने 3+ लिखा, 3+ में आपने देखा कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3D1 आ रहा था, तो डी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, यानी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो डायरेक्ट क्या आएगी 1.73। अब देखो एक तरीका और है, जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उतनी इसकी वैल्यू आ रही है लगभग लगभग, आप देखो 1 है तो 1.73, 2 है तो 2.83, 3 है तो 3.87, 4 है तो 4.90। तो एग्रीगेट जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उतनी ही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये हमारे टेबल बहुत काम की है। और रूट में वैल्यू दे रखी है तो आप ये याद रखना, √3, √8, √15, √24 जो भी है वो तो निकल जाएगी। अब देखो हमारे पास ये, अब इसमें ये ऑप्शन हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि 1 आ रहा है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 1 वाले की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 1.73। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब एक दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, लोह चुंबकीय धातुओं का समूह है। तो लोह चुंबकीय धातु में लोहा तो आएगा ही, इस ऑप्शन में नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ये आपको दिख रहा है आयरन, कोबाल्ट और निकेल, ये 3 मेटल है, ये आपके फेरोमैग्नेटिज्म में मेटल है, लोह चुंबकीय धातु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जिंक और टिन से बनी मिश्र धातु, तो ये तो आपको सिंपल है, कासा है आपके, जिंक और टिन से मिलकर बनती है, वो कौन सी है, जेडन और एसएन। जेडन और कॉपर से मिलकर बनेगी पीतल, और जेडन, कॉपर और निकेल से मिलकर बनती है जर्मन सिल्वर। ठीक है, ये हमारी एनसीईआरटी में दे रखी है। ठीक है, अगली हम देखें, अंतराकाशी यौगिकों में कौन सा परमाणु अंतराकाश में नहीं होता। अब देखो इंटरस्टेटिकल जो कंपाउंड होते हैं उनके अंदर कौन सा आपके एलिमेंट जो है वो आपके संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल जालक में नहीं होता। तो होते कौन से आप याद कर सकते हो, हाइड्रोजन होता है, बोरॉन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन भी हो सकता है, लेकिन खुद संक्रमण धातु नहीं हो सकती। तो इसमें स्कैंडियम जो है वो खुद संक्रमण धातु है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकती, तो इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखें हम, डी ब्लॉक किस संक्रमण के कारण रंगीन दिखाई देता है। तो ये तो इंपॉर्टेंट है, आप याद कर सकते हो, डायरेक्ट डीडी ट्रांजिशन होता है, डीडी संक्रमण के कारण जो है वो डी ब्लॉक के जो तत्व है वो रंगीन होते हैं, कलर्ड होते हैं, डीडी संक्रमण के कारण। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्वों में सर्वाधिक गलनांक वाली धातु कौन सी है। तो वह धातु जिसका गलनांक सबसे ज्यादा होता है, और आप सबको पता भी होना चाहिए, बल्ब का जो तंतु है, जो फिलामेंट है, वो भी उसी का बना होता है। वो कौन सी है आपके पास, टंगस्टन, और इसका 3300 डिग्री सेंटीग्रेड के समथिंग आपके इसका गलनांक होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर टंगस्टन होगा। लैंथेनाइडों की सामान्य ऑक्सीकरण संख्या, तो ये तो आपको याद ही होनी चाहिए, +3 होती है। जर्नल ऑक्सीडेशन नंबर लैंथेनाइडों की क्या होती है, +3 होती है। ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है एस से निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन डी से निकलता है या एफ से निकलता है। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली अधिकतम चीजें जो होती है वो याद करने वाली होती है, डायरेक्ट याद भी हो जाती हैं। अब जैसे ये दे रखा है अगला क्वेश्चन हमें, 4D और 5D की त्रिज्या लगभग समान होती है, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण होती है। 3D आप देखते हो तो 3D जो होती है, 3D की जो परमाणु त्रिज्या होती है वो सबसे छोटी होती है, और 4D और 5D की जो एटॉमिक रेडियस है वो ऑलमोस्ट सेम होती है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें,
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 3D के कौन से तत्व परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाते? ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करते। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर कौन से एलिमेंट शो नहीं करते? एक तो आपके पास होता है स्कैंडियम। स्कैंडियम केवल एक ही दिखाता है, +3 ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है। ये संक्रमण तत्व है, परंतु ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या नहीं दर्शाता, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर नहीं शो करता, 3 ही दिखाता है, +3। और ये ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर लेता है। जिंक जो है वो संक्रमण तत्व है ही नहीं, जिंक कैडमियम मरकरी आप पढ़ते हो, ये तीनों संक्रमण तत्व है ही नहीं। और जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है वो +2 होती है। तो ये दो ऐसे एलिमेंट हैं, ये जो है परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित नहीं करते। पर ध्यान रखना, स्कैंडियम संक्रमण तत्व है, जिंक संक्रमण तत्व नहीं है। जिंक कैडमियम और मरकरी तीनों ही नहीं है। अब एक क्वेश्चन दे रखा है, फिलिंदा ब्लैंक्स आ गए। संक्रमण तत्वों के उच्च गलनांक व क्वथनांक उनमें अधिक होते हैं, क्योंकि आप सीधा सा जानते हो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ प्रबल धात्विक बंध बनाने की प्रवृत्ति भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और धात्विक बंध प्रबल बनेगा तो उसका गलनांक और क्वथनांक भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ध्यान रखना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ कर्णन एंथैल्पी भी बढ़ती है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, गलनांक क्वथनांक भी बढ़ते हैं, एटोमाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ती है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, डी ब्लॉक के तत्वों की न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था और अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप निकाल सकते हो, n-1d 1 to 10 ns 1 से 2 होता है। तो न्यूनतम तो क्या होगी? जब s के इलेक्ट्रॉन निकले, केवल ns के इलेक्ट्रॉन निकले तो कौन सी ऑक्सीकरण संख्या होगी? न्यूनतम। लेकिन ns के साथ साथ nd के भी इलेक्ट्रॉन n-1d के भी निकल जाएं तो क्या होगी? अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या होगी। समझना आप, केवल s के निकलेंगे तो न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या होगी, और दोनों के निकल जाएंगे तो क्या होंगी? अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या होगी। तो ns इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो आपके न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या, और ns के साथ साथ आपके n-1d के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएंगे तो आपके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हमको देखने को मिलेगी। तो ये याद रखना है आपको। अब एक क्वेश्चन दे रखा है हमें, इंपॉर्टेंट है, 2Cu+, Cu और Cu2+। तो यहाँ पे देखो, Cu+1 से Cu हो गया और Cu+1 से Cu+2 हो गया। तो इसमें तो +1 से 0 हो गई और इसमें +2 हो गई, यानी इसमें तो ऑक्सीडेशन हो गया। क्यूप्रस का क्यूप्रिक में ऑक्सीडेशन हो गया Cu2+ में, और क्यूप्रस का कॉपर में क्या हो गया? आपके रिडक्शन। तो ये जो अभिक्रिया होगी, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगी, असमानुपातन अभिक्रिया होती है। कॉपर का आप देखते हो, ये क्यूप्रस आयन जो है वो एक्वस फॉर्म में या जलीय माध्यम में अनस्टेबल होता है, और असमानुपातित होकर कॉपर और क्यूप्रिक आयन देता है, Cu2+ आयन देता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखनी है। तो कौन सी रिएक्शन हो गई? असमानुपातन। असमानुपातन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें एक ही तत्व का एक उत्पाद में ऑक्सीकरण और उसी तत्व का दूसरे उत्पाद में अपचयन हो रहा है, इसलिए असमानुपातन अभिक्रिया से हम कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें हम, कॉपर सल्फेट .5H2O में Cu2+ आयन में नीले रंग का कारण क्या है? तो ये क्यों कॉपर आयन जो है वो नीले रंग के क्यों होते हैं? तो सीधा सा कलर का रीजन आपको बताया था कि डीडी ट्रांजिशन होता है। और डीडी ट्रांजिशन क्यों होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है भाई, Cu2+ में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखोगे तो 3d9 आएगा लास्ट में। कितना आएगा? 3d9। तो डी के अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आने के कारण ये कैसा होगा आपके पास? नीले रंग का होगा। अब देखो, हॉवर या हैबर प्रक्रम में धातु को धातु उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो कौन सा कैटेलिस्ट है जो आपके पास हैबर प्रक्रम में काम में लिया जाता है? तो सबसे पहले आपको हैबर प्रक्रम ही पता होना चाहिए। हैबर प्रक्रम क्या होता है? तो हैबर प्रक्रम क्या है? नाइट्रोजन की रिएक्शन हम हाइड्रोजन से कराते हैं, और इसमें कौन सी गैस बनती है हमारे पास? अमोनिया गैस बनती है। अमोनिया गैस बनती है। तो
अमोनिया बनाने की जो प्रक्रम है इसी को हैबर प्रक्रम कहते हैं। और इसमें कौन सी मेटल है जो कैटेलिस्ट की फॉर्म में ली जाती है? वो निकल है। निकल मेटल है। आयरन भी लेते हैं वैसे, मॉलिब्डेनम भी लेते हैं, ठीक है, वो भी लेते हैं, लेकिन आपके ज्यादा बेस्ट आंसर है निकल है। आयरन और मॉलिब्डेनम भी लेते हैं। मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है, ठीक है। पी ब्लॉक वाले चैप्टर में था पहले, अब वो हट चुका है आपके सिलेबस से। अब एक क्वेश्चन दे रखा है, मिस धातु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली लैंथेनाइड धातु है। मिस धातु क्या होती है? तो मिस धातु एक प्रकार का एलॉय है, मिश्र धातु है। कोई भी एलिमेंट या कोई भी मेटल जो है वो लैंथेनाइड के साथ जब मिश्र धातु बनाती है, कोई भी मेटल या धातु लैंथेनॉइड के साथ मिश्र धातु बनाती है तो उसे हम मिश्र धातु कहते हैं, ठीक है। अब मिश्र धातुओं में सबसे ज्यादा जो मिश्र धातु कौन से लैंथेनॉइड बनाती है ये क्वेश्चन पूछा है, तो वो हमारे पास कौन सी है? सीरियम है। सीरियम जो है मिश्र धातुओं में सबसे ज्यादा आपके मिश्र धातु बनाती है, यानी मिश्र धातु बनाती है किसी धातु के साथ जुड़कर। अब संक्रमण तत्व में उत्प्रेरकीय गुण के कारण पाया जाता है, तो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या के कारण, सीधा सा आंसर है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर के कारण आप क्या देखते हो? ये कैटेलाइटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। पी ब्लॉक के तत्वों का लगभग समान आकार होने का कारण है ये तत्व धातु का निर्माण करते हैं, तो ये तत्व मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनकी परमाणु त्रिज्या लगभग एक दूसरे के समान होने के कारण ये एक दूसरे के क्रिस्टल जालक से परमाणुओं को आसानी से प्रतिस्थापित कर देते हैं, ठीक है। और इसी कारण आप देखते हो कांसा बनता है, पीतल बनता है, जर्मन सिल्वर बनता है, क्योंकि इनकी जो एटॉमिक रेडियस है वो ऑलमोस्ट सेम होती है और क्रिस्टल लैटिस से एटम्स इजीली रिप्लेस हो जाते हैं और एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? जिंक कैडमियम मरकरी संक्रमण तत्व नहीं है, तो जिंक कैडमियम मरकरी संक्रमण तत्व क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी परमाणविक और आयनिक अवस्था में डी कक्षक पूर्ण रूप से भरे रहते हैं। परमाणविक और आयनिक अवस्था में डी कक्षक रूप से भरे रहते हैं, पूर्ण पूरित रहता है, D10 रहता है, ठीक है। इस कारण ये संक्रमण तत्व नहीं है, एक तो ये भी बोल सकते हैं। और इनमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जब पूरे भरे होंगे तो इनमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इन दोनों वजह से हम इनको क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व नहीं है। ये डी ब्लॉक के तत्व तो हैं पर संक्रमण तत्व नहीं है। जिंक कैडमियम मरकरी डी ब्लॉक के तत्व है पर संक्रमण तत्व नहीं है, ये ध्यान रखना। Ti4+ आयन रंगहीन होता है, तो अभी पढ़ा था Ti3+। Ti3+ में हमने क्या देखा था कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। अब Ti4+ जब बनाओगे तो केवल ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर लेगा, ये 3D जीरो हो जाएगा, 4s जीरो हो जाएगा। तो इस स्थिति में इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और ये कैसा होगा? कलरलेस होगा। तो ये इसका मेन रीजन है, पढ़ सकते हो। 3D जीरो होता है जिसके कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या शून्य हो जाती है और ये रंगीन होता है, ठीक है। परा यूरेनियम तत्व किसे कहते हैं उसका उदाहरण लिखिए। तो यूरेनियम एक एलिमेंट है, 92 नंबर पे आता है। के बाद आने वाले जितने भी तत्व है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? परा यूरेनियम तत्व, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। यूरेनियम 92 के बाद आने वाले जितने भी एलिमेंट है उन्हें हम क्या कहते हैं? परा यूरेनियम तत्व या ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, या अति भारी तत्व भी कहते हैं, सुपर हैवी एलिमेंट्स ये भी कह सकते हैं इन्हें हम। अति भारी तत्व, सुपर हैवी एलिमेंट्स, ठीक है। यूरेनियम के बाद आने वाले तत्व परा यूरेनियम तत्व कहलाते हैं। अब कौन से आते हैं? तो नेप्टूनियम, प्लूटोनियम, बहुत सारे हैं, ठीक है, याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का सूत्र या मात्रक तथा मात्रक लिखिए। तो ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया, म्यू बराबर अंडर रूट n n+2 होता है। म्यू बराबर अंडर रूट
n+2 इसके अंदर ये फॉर्मूला होगा, ये दे रखा है। और n क्या है इसमें, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इसकी यूनिट जो होती है बोर मैग्नेटॉन होती है। ये तो पढ़ चुके हैं हम। लेंथेनाइट श्रेणी के एक सदस्य का नाम लिखिए जो +4 दिखाता है। तो सीरियम अभी अभी पढ़ा है, सीरियम जो है वो +4 दिखाता है। सीरियम जो है लेंथेनाइड एलिमेंट्स में +4 ऑक्सीडेशन नंबर क्या करता है, शो करता है। जिंगलर नाटा उत्प्रेरक क्या है, तो जिंगलर नाटा उत्प्रेरक क्या है और इसका उपयोग क्या है, तो टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राई एथिल एल्यूमिनियम C2H5 का होल थ्राइस और Al, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राई एथिल एल्यूमिनियम का जो मिक्सचर है उसी को हम क्या बोलते हैं, जिंगलर नाटा कैटलिस्ट कहते हैं। और इसका उपयोग जो है हम पॉलीएथीन बनाने के लिए काम में लेते हैं। ये आपके पहले पॉलीमर वाले चैप्टर में हम पढ़ा करते थे। पॉलीएथीन बनाने के लिए काम में लेते हैं जिंगलर नाटा कैटलिस्ट। ठीक है, ट्राई एथिल एल्यूमिनियम और आपके टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। एक क्वेश्चन आपके पास नीचे दे रखा है, लैंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं। ये दो क्वेश्चन रह गए हमारे। क्वेश्चन ये दे रखा है, लेंथेनाइट संकुचन किसे कहते हैं, समझाइए तथा इसके प्रभाव लिखिए। तो लेंथेनाइट श्रेणी में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो लेंथेनाइट तत्वों की परमाणु त्रिज्या सतत रूप से घटती जाती है। अब घटने का कारण क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखते हो प्रभावी नाप के आवेश बढ़ता है और परिरक्षण प्रभाव घटता है। तो मेन इसका जो आंसर होगा वो परिरक्षण प्रभाव घटना होगा। परिरक्षण प्रभाव या दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण हम देखते हैं। इसके कारण देखते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण लेंथेनाइट तत्वों में लेंथेनाइट संकुचन देखने को हमें मिलता है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। ठीक है ना, जिसके कारण इनके परमाणु आकार में सतत रूप से कमी होती है। अब इसके प्रभाव क्या है, तो मैंने अभी अभी बताया था, द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का आकार समान होता है। द्वितीय, अब देखो प्रथम जो होती है वो 3D होती है, दूसरे नंबर की जो होती है वो 4D होती है, और तीसरे नंबर की जो होगी वो 5D होती है। तो ये आपके दूसरे और तीसरे, ये पहली है, मैं लिख देता हूँ, ये पहली है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। तो ये दूसरे और तीसरे की एटॉमिक रेडियस जो है वो ऑलमोस्ट सेम होती है इनकी। ठीक है, ये हो गया। हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रबलता में कमी आती है। तो आकार जब घटेगा, धातुओं का आकार जब घटेगा तो उस स्थिति में उनका साइज घटेगा। तो उस स्थिति में हम क्या देखते हैं, उनमें आयनिक गुण कम होते जाते हैं और सहसंयोजक गुण बढ़ते जाते हैं। और आयनिक गुण घटेंगे तो क्षारीय प्रवृत्ति भी घटेगी और अम्लीय गुण बढ़ते हैं। आप पढ़ते हो एक फाजांस का नियम, जिसके अंदर हम जानते हैं कि धातु जितना बड़ा होगा उसके अंदर क्षारीय गुण आयनिक गुण उतने ज़्यादा होंगे, और धातु जितनी छोटी होगी उसमें सहसंयोजक गुण और अम्लीय गुण उतने ही क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। तो जैसे जैसे आप देखते हो आकार घट रहा है, तो हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रवृत्ति भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। सीरियम हाइड्रोक्साइड जो होगा वो प्रबल क्षारीय होगा, और ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड जो होगा वो दुर्बल क्षारीय होगा। समान आकार के कारण इनका आकार लगभग समान होता है, तो इनका सेपरेशन करना हमारे लिए क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो ये इसकी 3 एप्लीकेशन हो गई। इसके बाद हम देखें, एक क्वेश्चन दे रखा है, अंतराकाशी यौगिक किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो संक्रमण तत्व देखते हैं हम, पास पास व्यवस्थित होने के बाद भी, हम बोलते हैं निविड़ संकुलित होने के बाद भी, संक्रमण तत्वों के क्रिस्टल जालक में संक्रमण तत्व जो हैं, परमाणु जो हैं, वो पास पास व्यवस्थित होने के बाद भी उनमें कुछ खाली स्थान क्या रह जाते हैं, शेष रह जाते हैं। उन खाली स्थानों को ही हम क्या कहते हैं, अंतराकाश कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अंतराकाश। और उन अंतराकाशों में छोटे अधातु परमाणु जैसे हाइड्रोजन, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि प्रवेश कर जाते हैं, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ, संक्रमण तत्वों के परमाणु पास पास व्यवस्थित होने के बाद भी के बीच में कुछ खाली स्थान शेष रह जाते हैं, जिनमें कुछ अधातु परमाणु प्रवेश कर जाते हैं, और इस प्रकार बने यौगिक क्या कहलाते हैं, अंतराकाशी यौगिक कहलाते हैं। देख लो आप,
जब संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल जालक में छोटे आकार के परमाणु जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन समाहित हो जाते हैं तो अरस समीकरण मितीय यौगिक का निर्माण करते हैं, जिन्हें अंतराकाशी यौगिक कहते हैं, टीआईसी। जैसे टाइटेनियम के साथ कार्बन आ गया। ठीक है, तो आपको मैंने बता ही दिया, बात वही है कि कुछ गैप्स रह जाते हैं जिनमें ये एंटर करके अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। अब संक्रमण तत्वों की श्रेणियां लिखिए। तो संक्रमण तत्वों की 4 श्रेणियां आपके पास है। तो 4 श्रेणियां जब हम देखते हैं, यहाँ पे सीधी सी है। प्रथम श्रेणी मैंने आपको बताई थी 3D होती है, दूसरी 4D, तीसरी 5D और चौथी जो होगी वो 6D, जो कंप्लीट नहीं है, पूरी भरी हुई नहीं है। तो 4 श्रेणियों में पहली आती है स्कैंडियम से लेके जिंक तक 21 नंबर से 30 तक। दूसरी आती है इटरबियम से लेके आपके पास कहाँ तक आएगी, कैडमियम तक। तीसरी आती है लैंथेनम, बीच में आपके 72 नंबर के हैफनियम, और फिर आपके मरकरी तक आते हैं 80 नंबर तक। यहाँ से 14 तत्व निकले हुए हैं भाई, 14 तत्व, 14 एलिमेंट निकले हुए हैं लैंथेनम के बाद। ठीक है, आपके पास सीरियम 58 से लेके ल्यूटीशियम 71 तक, इन्हीं को लैंथेनॉइड कहते हैं। और एक्टीनियम 89, ये 39 है भाई, इट्रियम इसमें लिखा हुआ नहीं है, 39 से 48 है। एक्टीनियम 89 से रदरफोर्डियम 104 के बीच में भी 14 तत्व निकले हुए हैं। और ये तत्व हैं थोरियम 90 से लेके लॉरेंशियम 103 तक के तत्व हैं। ठीक है, और 112 तक जाएंगे। तो ये 4 श्रेणियां हैं, स्कैंडियम से लेके जिंक तक 21 से लेके आपके पास 30 तक, इट्रियम से लेके आपके पास कैडमियम तक। इट्रियम कितने पे, 39 पे, कैडमियम 48 पे। इसके बाद लैंथेनम 57 से लेकर आपके पास मरकरी 80 तक, बीच में 14 एलिमेंट वही हैफनियम तक के आते हैं। और इसके बाद आपके पास एक्टीनियम 89 से लेके यूयूबी अनअनबायम 112 नंबर का तत्व का आईयूपीएसी नाम है यूयूबी अनअनबायम। 11th क्लास में सीख के आते हैं, 100 से ऊपर अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के आईयूपीएसी नाम वो लिखा हुआ है। तो ये आपके पास 4 संक्रमण श्रेणियां हो गई। आंतरिक संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, तो ये वही आपके एफ ब्लॉक के तत्व हो गए। एफ ब्लॉक के तत्वों को ही हम क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अब क्या है, तो ये आपको पता है अंदर से भी अंदर वाले कोष में होते हैं। इनका इलेक्ट्रॉन जो है, एक तो आपके पास सीधा सा है, आपको ध्यान रखना है। एक तो आपके पास जो होता है, एक सबसे, ये कोष है, मान लो ये बीच में, और भी कई सारे कोष हैं यहाँ पे, मैं तो बना रहा हूँ आपके लिए। ये भायतम कोष है NS, इसके अंदर वाला N-1D, इसके अंदर वाला N-2। डी तो हटा देते हैं, डी तो बाद में लगा देंगे। तो NS, N-1D और N-2। तो ये तो भायतम कोष, ये इससे अंदर वाला और इसके भी अंदर वाला कोष है। इसमें आपके इलेक्ट्रॉन आते हैं एफ ब्लॉक के, इसलिए आपके को एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं, अंदर से भी अंदर वाले में। एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन दो कोष के अंदर यानी N-2 कक्षकों में भरे जाते हैं, इसलिए हम इन्हें एफ ब्लॉक के तत्व या आंतरिक या अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों को रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं। अब ये रेयर अर्थ एलिमेंट एक्चुअल में आपके लैंथेनाइडों के लिए, लैंथेनॉइड जो है उन्हें हम कहते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट। इनकी 2 श्रेणियां होती है, आपको पता ही है। एक तो होती है लैंथेनाइड और एक होती है एक्टिनाइड, बताई थी अभी अभी मैंने। लैंथेनाइड और एक्टिनियम, सीरियम 58 से ल्यूटीशियम 71 तक, और थोरियम 90 से लॉरेंशियम 103 तक, 14 तत्व, टोटल 28। इसको लैंथेनाइड और इसको एक्टिनाइड कहते हैं। अब यहाँ पर M+2 जेड बराबर 27 परमाणु क्रमांक दे रखा है। तो वैसे तो 27 नंबर पे आपको याद होना चाहिए कोबाल्ट होता है, और इसमें +2 का मतलब है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आपको निकालने। तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D7 4s2। और जब आप इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो बचेगा जो +2, +2 का मतलब ये दोनों S के निकाल दोगे तो क्या बचेगा 3D7। और D में 7 इलेक्ट्रॉन भरो आप। क्या पूछ रहा है इसका, चुंबकीय आघूर्ण पूछ रहा है। चुंबकीय आघूर्ण
निकाल लो आप। तो पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालो, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए। एन की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 3 अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था 3 3 + 2 फॉर्मूले में लगा दो तो कितना आएगा, √15। √15 की वैल्यू 3.87। वो टेबल से आपका जल्दी से काम हो जाएगा, फॉर्मूला याद है, टेबल में रख दो फटाफट। आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन गिन लो कितने हैं, 3 है। तो 3 के लिए 3, 3 + 2 √15, √15 की वैल्यू कितनी होती है, 3.87। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है मिश्र धातु क्या है, इसका उपयोग लिखिए। तो मिश्र धातु मैंने अभी अभी बताया था कि लैंथेनाइड तत्व जो हैं वो जब किसी भी धातु के साथ मिश्र धातु बनाते हैं, एलॉय बनाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। और सबसे ज्यादा मिश्र धातु कौन सी लैंथेनाइड बनाती है, सीरियम। वैसे तो और भी बनाते हैं लेकिन सबसे ज्यादा कौन बनाती है, सीरियम। और उसके बहुत सारे उपयोग हैं, जैसे आपके पास यहाँ पे दे रखा है 40 आपके गैस लाइटर, बंदूक की गोली, कवच बनाने में किया जाता है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। लैंथेनाइड तत्व आयरन, सल्फर, सिलिकॉन, कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम के साथ मिलकर मिश्र धातु का निर्माण करती है, जिसे मिश्र धातु कहते हैं। इनमें सर्वाधिक जो है वो सीरियम मिश्र धातु बनाती है। 40% मिश्र धातु का उपयोग गैस लाइटर, बंदूक की गोली और कवच बनाने में किया जाता है। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में 3 अंतर और 3 समानताएं बतानी है। तो पहला अंतर तो आप बता ही सकते हो, इसमें 4f में जाता है अंतिम इलेक्ट्रॉन, इसमें 5f में जाता है। इसमें प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव तत्व है, 61वें नंबर का रेडियो एक्टिव है। बस एक ही एलिमेंट है रेडियो एक्टिव, बाकी नॉर्मल एलिमेंट है। इसमें सारे रेडियो एक्टिव तत्व हैं, सारे रेडियो एक्टिव तत्व हैं, ठीक है। और भी अगर हम देखें, देखो ये दे रखे, ये जो है ऑक्सो आयन नहीं बनाते, ये ऑक्सो आयन बनाते हैं एक्टिनियम, UO+ और PuO2+2, ठीक है। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में जाता है, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f उपकोष में जाता है। प्रोमीथियम के अलावा सभी लैंथेनाइड जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं है, जबकि ये सभी रेडियो एक्टिव होते हैं। समानताएं देखें तो दोनों की ऑक्सीकरण संख्याएं +3 होती हैं, लैंथेनाइड की भी और एक्टिनाइड की भी। दोनों ही श्रेणियों में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है। यानी जैसे लैंथेनाइड संकुचन होता है, सेम एक्टिनाइडों में भी एक्टिनाइड संकुचन हमें देखने को मिलता है। और दोनों के तत्व जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, विद्युत धनी होते हैं, ठीक है। ये 3 सिमिलरिटी और 3 आपके इनमें डिफरेंस हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिनाइड संकुचन किसे कहते हैं। तो सेम लैंथेनाइड संकुचन की जैसे एक्टिनाइड संकुचन का भी सेम कारण है, दुर्बल परिरक्षण प्रभाव। दुर्बल परिरक्षण प्रभाव, वीक शील्डिंग इफेक्ट के कारण आपके एक्टिनाइड श्रेणी में भी बाएं से दाएं जाने पर आप देखते हो परमाणु त्रिज्या में नियमित रूप से क्या होती है, कमी होती है। और इसी को हम क्या कहते हैं, एक्टिनाइड संकुचन कहते हैं। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों का जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो इसका डी ब्लॉक का होता है N-1D 1 to 10, NS 1 से 2 होता है। इसका होता है एफ ब्लॉक का N-2F 1 to 14, N-1D 0 से 1, ध्यान रखना ये गलत लिखा हुआ है, ये NS2 आएगा, ठीक है, NH2 आएगा। और इसमें N की वैल्यू एफ ब्लॉक में फिक्स होती है 6 और 7, 6 लेंथेनाइडों के लिए और 7 एक्टिनाइडों के लिए, एक्टिनाइडों के लिए होगी, ठीक है। तो ये आपके पास है। और यहाँ पे N की वैल्यू अगर हम देखें तो N की वैल्यू यहाँ होगी 4 5 6 और 7, फायदों पे पूछ, ठीक है। निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। हाँ ये दे रखें, क्रोमियम को तो आपको क्रोमियम और कॉपर का तो विशेषता याद कर ही लेना है। इसका 3D5 4s1 होता है, इसका 3D10 4s1 होता है। पैलेडियम का भी याद करना है, सिल्वर का भी, सिल्वर का तो खैर हो जाएगा, जैसे कॉपर का है वैसे सिल्वर का है, 4D10 5s1। इसका ध्यान रखना है पैलेडियम का 4D10 5s0। तो ये तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको सबके याद हो जाएंगे, एक दो बार लिखोगे तो सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो जाएंगे।
जनरली फिर भी मैं कह रहा हूँ इसमें एक तो 3D श्रेणी के सबके याद कर लेना, एक लेंथेनाइड के सबके याद कर लेना और एक एक्टिनाइड के। इन तीन के तो आपको सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद होने चाहिए, किसी का भी पूछ। ठीक है, इनमें भी अगर देखें तो 3D और लेंथेनाइड के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कर लेना प्लीज। अब आपके पास एक तो मैग्नेट आयन है, एक परमैग्नेट आयन है, एक क्रोमेट आयन है और एक डाइक्रोमेट आयन है। तो मैग्नेट आयन होता है MnO4 2 माइनस, परमैग्नेट होता है MnO4 माइनस, क्रोमेट होता है CrO4 माइनस 2 और डाइक्रोमेट होता है Cr2O7 2 माइनस। ये तो पहले आयन के फॉर्मूले हो गए। MnO4 माइनस ये आपके मैग्नेट आयन की स्ट्रक्चर हो गई, चतुष्फल की। मैग्नेट क्यों कहते हैं, मैग्नेटिक होता है ये। ठीक है, पैरामैग्नेट जो होगा ये चतुष्फल की होता है। इसमें भी आपको ध्यान रखना है, इस पर -1 है और इस पर -2 है, ये ध्यान रखना है। पर अच्छा, इसमें एक ऑक्सीजन पर भी यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। इसमें 2 ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड और 2 पर सिंगल बॉन्ड है, ध्यान रखना। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको। हाँ, तो 2 पर तो आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड इसमें आएगा और 2 पर सिंगल बॉन्ड। ऐसे ही इसमें 3 पर डबल बॉन्ड आएगा, ये ध्यान रखना। 3 पर डबल बॉन्ड आएगा। दोनों की टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन पर माइनस होगा, यहाँ पर एक ऑक्सीजन पर माइनस होगा। अब ऐसे ही आपके पास क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन की स्ट्रक्चर है। तो क्रोमेट की देखें तो यहाँ पर CrO4 2 माइनस, 2 पर आपके सिंगल बॉन्ड, 2 पर डबल बॉन्ड, और Cr2O7 माइनस 2 पर वही आपके 2 ऑक्सीजन जो होंगे सिंगल बॉन्ड से, एक आपके ब्रिज के फॉर्म में होगा और 2 आपके, 4 जो होंगे वो डबल बॉन्ड की फॉर्म में होंगे। ये चारों की स्ट्रक्चर हो गई मैग्नेट, परमैग्नेट, क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन की। हाँ देखो, तो ये आपका D&F ब्लॉक वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा जो चैप्टर है हमारे पास, उपसंयोजक यौगिक है। उपसंयोजक यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इंपॉर्टेंट है काफी आपके। ठीक है, और अब इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। अब आपके पास दे रखा है पहला ही, निम्नलिखित में से कौन सा संकुल ज्यामितीय समाव्यपता नहीं दर्शाता। ज्यामितीय समाव्यपता ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज में शो नहीं करेगा। तो आपको पता होना चाहिए MX2L2 इसके सिस और ट्रांस बन जाएंगे, MX2AB इसके भी सिस और ट्रांस बन जाएंगे। ठीक है, MABX यानी चारों अलग है तो इसके 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। याद रखने हैं, अगर चारों लिगेंड अलग अलग हैं, CN4 है, तो इसके 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, इसके 2 बनेंगे सिस और ट्रांस, इसके भी 2 बनेंगे। और चारों सेम आ गए तो इस स्थिति में कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनता है। तो ML4 का कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास दे रखा है FeCN का होल 6 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो ये आपको निकालना आना चाहिए। आयरन, आयरन जो होता है वो होता है इसका, अगर आप निकालो तो +2 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। पहली बात तो कैसे आया, तो आप सीधा सा देख सकते हो। देखो मैं एक बार बता देता हूँ यहीं आपको। देखो आयरन CN के ऊपर कितना है, -1 होता है, गुणा करेंगे 6 क्योंकि 6 है। और भार कितना चार्ज है, बराबर में -4 है। और इसको मान लेंगे हम कितना, x। तो इसको सॉल्व करके लाओगे तो इस पे चार्ज कितना आएगा, +2। -6 को उधर लेके जाओगे प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस के 6 में से -4 को घटाओगे तो +2 आ जाएगा। यानी आयरन +2 में है। एक तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबके याद होने चाहिए, तो +2 में है तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। वैसे तो आपको पता होगा 3d6 4s2 होता है, तो 2 निकल गए तो क्या बचेगा, 3d6। अब डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन भर दें, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब आपको यहाँ पे देखना है कि ये CN कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। आपको ध्यान रखने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से हैं, जो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करते हैं, युग्मन करते हैं। एक CN होता है माइनस, एक CO होता है, एक NH3 होता है। मेन तो यही है अपने काम के।
एक C2O4 2- भी होता है। तो जर्नल तो आप ये तीन ही याद रखें, ठीक है। तो आप देखो जब ये पेयरिंग करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से ये ग्राउंड से जब एक्साइटेड में आएंगे तो इसके डी ऑर्बिटल जो है वो पूरे फिल हो जाएंगे। इसमें भी दो आ गए, इसमें भी दो आ गए, इसमें भी दो आ गए, यानी आगे खाली हो गए, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं रहा। तो कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं रहा तो इसके अंदर एन का वैल्यू कितना होगा, 0। अगर केवल Fe2+ का पूछता ना, तो केवल Fe2+ में तो आपके 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आते। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें आपके बीबीटी और सीएफटी आप पढ़ते हो, तो वो पेयरिंग वाला कंसेप्ट लगता है। सीएफटी में हम सीखते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है होता है वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करता है, और पेयरिंग करने के कारण इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो पेयर्ड हो गए, और पेयर्ड होने से इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। संकुल में कौन सा लिगेंड आपके पास बंधनी समाव्यपता को दर्शाएगा, या किस में बंधनी लिंकेज आइसोमरिज्म होगी, लिंकेज आइसोमरिज्म किस में होगी। तो लिंकेज आइसोमरिज्म कौन से होते हैं, जो आपके मेटल से एक समय में एक ही बॉन्ड बनाते हैं, जिनमें दो डोनर एटम होंगे लेकिन एक ही बॉन्ड बनाएंगे एट ए टाइम, एक समय में एक ही बंध का निर्माण करते हैं उपसंयोजक का। तो आपके पास बहुत सारे होते हैं, CN होता है, ये भी उभयदंतुक लिगैंड है। उभयदंतुक लिगैंड जो होते हैं एम्बीडेंटेड लिगैंड, वो बंधनी समाव्यपता दर्शाते हैं। CN हो गया, NCS हो गया, या आपके पास, ठीक है, आपके पास NO2 हो गया, बहुत सारे लिगैंड है। तो इनमें आंसर चेक करो कौन सा है। NCS वाला आ गया, SCN भी लिख सकते हैं, थायोसाइनाइड, ठीक है। ये हो गया, ये तो बाइडेंटेड हो गया, ये मोनोडेंटेड है, ये भी मोनोडेंटेड है। एक दंतुक, द्विदंतुक और ये उभयदंतुक। इसमें सल्फर से भी जुड़ सकता है और नाइट्रोजन से भी। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य संकुल है, बाह्य कक्ष, अब ये क्या है, एक होता है आंतरिक कक्षक संकुल जिसमें अंदर वाले डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, DsP, डी आपके DsP, आपके sp3d, या sp3d2 या d2sp3, अंदर वाले भाग ले रहे हैं वो तो आंतरिक कक्षक संकुल है, और बाहर वाले भाग ले रहे हैं तो आपके कौन सा होगा, बाह्य कक्षक संकुल। तो आप देखो किसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन किसके अंदर आ रहा है, वो चेक करना पड़ेगा। पहली बात तो आप ये देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो पेयरिंग करेगा, पेयरिंग करेगा तो इनर वाले डी ऑर्बिटल्स को क्या कर देगा, खाली कर देगा। तो आपको पता होना चाहिए NH3 CN CN, ये तीनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करेंगे, और पेयरिंग करेंगे तो अंदर वाले डी ऑर्बिटल्स को क्या कर देंगे, खाली कर देंगे। ये जो है F जो होता है, इनके अलावा जो बच्चे थे अभी मैंने लिखे थे, उनके अलावा जितने भी लिगेंड है वो सारे के कौन से वीक फील्ड है, वो पेयरिंग नहीं करेंगे। और पेयरिंग नहीं करेंगे तो ऐसे में आपके बाहर वाले डी ऑर्बिटल्स जो है वो क्या रहेंगे, हम खाली रहेंगे, और बाहर वाले खाली रहेंगे तो वो हाइब्रिडाइजेशन में बाहर वाले ही पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसलिए आपके यहाँ पे जो आंसर होगा वो बी वाला होगा, ठीक है ना। बाहर वाले ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे। अगर n-1d करते हैं, अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, आंतरिक कक्षक संकुल बनेगा। और nd पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कौन सा बनेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, आपके बाह्य कक्षक संकुल बनेगा। ये कब बनेगा, जब वीक फील्ड लिगैंड हो। ये कब बनेगा, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हो, ठीक है। और ये जब पार्टिसिपेट करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन DsP3 या DsP2, ये हाइब्रिडाइजेशन आता है। और ये करेगा तो sp3d2 या sp3d, ये हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। यानी इनमें डी सब में अंदर है और इनमें डी क्या आ गया, बाहर। चलो आगे बात करते हैं। निम्न में से कौन सा ज्यामिति किसकी ज्यामिति चतुष्फलकीय होगी। अब चतुष्फलकीय होने के लिए, टेट्राहेड्रल होने के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा वो चतुष्फलकीय होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन आप बीबीटी से निकालते हो। अब एक बात बताओ, sp3 होने के लिए पहली बात तो इसकी CN कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो जिनकी CN 6 है वो तो इस रेस से हो गए बाहर, क्योंकि जिनकी CN 6 होती है ना, वो आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, अष्टबल्कीय संकुल बनाते हैं। CN 4 में भी दो हैं, एक तो टेट्राहेड्रल बनाएंगे, एक स्क्वायर प्लेनर बनाएंगे। तो स्क्वायर प्लेनर कब बनाएंगे, ये तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे बनाएंगे, ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन पे बनाएंगे।
ध्यान से समझ लेना। अब चार, अब इसमें 6 वाला ऑप्शन देखो, पहला ही है, ये तो हट गया। ये भी पहला, आपके दूसरा भी 6 है, इसकी CN 6 है, इसकी CN 6 है। अब बचे ये दो, ठीक है। CN भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, आपको पता है, और CO भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो आपको निकालना पड़ेगा। अब निकेल का होता है 3D8 4S2, समझना। इसमें +2 ऑक्सीडेशन नंबर है निकेल की, और जब भी को कार्बोनिल लिगेंड जुड़ता है, तो कार्बोनिल लिगेंड जुड़ेगा तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी। तो 0 होगी ना, तो समझ सकते हो आप, 0 वाले में जब पेयरिंग होगी, तो ये दो S के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, तो ये 3D10 हो जाएगा। तो S के ऑर्बिटल यहाँ पे खाली हो गए, P के भी खाली हो गए। इसमें 3D8 ही रहेगा, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद पेयरिंग भी होगी, तो फिर अंदर वाले d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। इसका DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, और इसका sp3 आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, एक बार निकाल के भी बता देंगे लास्ट में, पर अभी तो आपको ऑब्जेक्टिव में है तो जल्दी से सॉल्व करना है, तो उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3D8 4S2। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर अभी मैंने निकाली थी, सेम वैसे निकलेगी +2 में, यानी S के दोनों निकल गए, D8 बचा। अब D8 को जब भरोगे, तो दो इलेक्ट्रॉन एक में जाएंगे और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो S के D में चल जाएंगे, तो D10 हो जाएगा, S खाली हो गया, P खाली है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। तो ये आपके D आंसर होगा इसका। थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन भी निकालने आने चाहिए, तो क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे PBT से आपके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक रिएक्शन दे रखी है KCN FeCN। तो ये रिएक्शन आपकी NCERT के बुक में भी लिखी हुई है। इससे क्या बनता है, K4FeCN का होल 6 पोटेशियम हेरोसाइनाइड या पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, और सेकंड इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आएगी। ठीक है। अब इसका जब आप डिसोसिएशन कराएंगे, परीक्षण दे सकता है क्या, तो इससे 4 तो पोटेशियम आयन आएंगे, और प्लस में क्या आएगा, FeCN का होल 6, 4 माइनस आएगा ये। तो ये पूछ रहा है कौन कौन से आपके इसमें निम्न उत्पाद प्राप्त होंगे। तो एक तो आपके पास Fe2+ होगा क्या, नहीं होगा। CN होगा क्या, नहीं होगा। पोटेशियम और ये दोनों होंगे, कॉम्प्लेक्स आयन होगा, और एंटी आयन आएगा आपके पास, या प्रति आयन आएगा आपके पास, है ना, ये आ जाएगा, ये आपके पास आएगा। तो इसका आंसर C होगा। ठीक है। निम्न में क्लेट लिगेंड कौन सा होता है, तो क्लेट लिगेंड याद रखना, बाइडेंटेट, बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट, जितने भी लिगेंड होते हैं वो सारे क्लेट होते हैं। बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड जो होते हैं, वो सारे के सारे कौन से लिगेंड होते हैं, आपके क्लेट लिगेंड होते हैं। तो देखो ये मोनोडेंटेड है और एम्बीडेंटेड है, अभी पढ़ा है हमने, उभय दंतुक है। G2O4 2- ये क्लेट लिगेंड होगा, क्योंकि ये एक द्विदंतुक लिगेंड है, और केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़कर एक वलय का निर्माण करेगा। क्लेट कौन से लिगेंड होते हैं, जब वो सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ते हैं, जैसे C2O4 है, तो जब ये सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ेगा, तो एक रिंग का फॉर्मेशन करेगा, और ये जो रिंग बनेगी इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लेट वलय या क्लेट रिंग। और ये कॉम्प्लेक्स को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑब्टेन करेगी, अतिरिक्त स्थायित्व क्या करेगा, प्रदान करेगा। ठीक है, ये आपके पास होगा। एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं हम। विटामिन B12 में कौन सा होता है, तो कोबाल्ट होता है, ध्यान रखना, ये याद ही करने का है, यूजेज वाला हो गया। विटामिन B12 में कोबाल्ट जो होती है वो उपसंयोजक धातु के रूप में रहेगी। आयरन जो होती है वो हीमोग्लोबिन में होती है, याद रखना, हीमोग्लोबिन में। ये किस में होगी, आपके हीमोग्लोबिन में, ये हीमोग्लोबिन में होगी। मैग्नीशियम जो होगी वो क्लोरोफिल में होगी। ठीक है।
क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होगी उपसंयोजक धातु के रूप में, आयरन हीमोग्लोबिन में होगी, कोबाल्ट जो होगी वो आपके विटामिन B12 में होगी, याद रख लेना। ठीक है, निकल का ऐसा कोई है नहीं। प्लेटिनम होता है, एक सिस प्लेटिन में होता है, कैंसर के उपचार में काम में लिया जाता है। PTNS3 का होल ट्वाइस और Cl2, इसको बोलते हैं सिस्प्लेटिन, कैंसर में काम में लिया जाता है, तो वो प्लेटिनम प्लेटिनम मेटल काम में आती है, ये भी आपको याद रखना। ऐसे तो बहुत सारे विल्किंसन कैटलिस्ट हैं, तो वो आगे आएंगे, देखते जाएंगे अपन। अब देखो एक दे रखा है हमारे पास, निकिल डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्जीमेटो, एक है, क्या है? तो नाम से ही पता लग रहा है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, साधारण संकुल यौगिक है। कैसा है आपके पास? ओ सॉरी, कॉम्प्लेक्स नहीं, ये आपके डाइवेंटेड, सॉरी सॉरी, ये क्लेट संकुल है, क्लेट संकुल है। कैसा है भाई? क्लेट संकुल है, बिल्कुल क्लेट वाला बनाएगा, बाइडेंटेड लिगेंड होता है, ग्लाइसिनेटो का ही पार्ट होता है, डाई मैथिल ग्लाइसिनेटो या ग्लाई ऑक्जीमेटो, सॉरी ग्लाई ऑक्जीमेटो जो होगा वो अलग है। तो इसमें आपके दो नाइट्रोजन होते हैं जो दोनों आपके निकल से जुड़कर एक वलय का निर्माण करते हैं, तो क्लेट कॉम्प्लेक्स है, ये ध्यान रखना, क्लेट है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारे पास, देखें एक बार। ये बोल रहा है कि ये दो एग्जाम्पल दे दिए हैं और इसमें पूछ रहा है कौन सी समाव्यपता है। तो आप एग्जाम्पल देखो, यहाँ NO2 है और यहाँ ONO है, तो एम्बीडेंटेड लिगेंड है और इनके डोनर एटम बदल रहे हैं, तो लिंकेज आइसोमरिज्म होगी, बंधनी समाव्यपता होगी आपके पास, सीधा सा है, बंधनी समाव्यपता होगी। धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाला कार्ब धात्विक यौगिक, ये आपको याद रखना है, NiCO का होल 4। ये मॉन्ड प्रक्रम, एक आप मेटलर्जी वाला चैप्टर था, धातु क्रम वाला, मॉन्ड प्रक्रम में ये काम में लिया जाता था निकल के शुद्धिकरण के लिए, तो निकल के शुद्धिकरण के लिए काम में ली जाने वाली ये हो गई। ठीक है, कैंसर की औषधि में सिस्प्लेटिन अभी अभी बताई थी मैंने 2 मिनट पहले, ये लिख रहा। तो कौन कौन से होते हैं, तो एक बार दोबारा लिख देता हूँ, PTNS3 का होल ट्वाइस और Cl2। तो एक तो अमोनिया और एमीन और एक क्लोरो, दो लिगेंड होते हैं ये रहे, बाकी तो होंगे नहीं। ClH2NO नहीं, पहला ही आंसर है, ठीक है ना। अब देखो पोटासेलम, पोटा, पहले से एक पहले क्वेश्चन रह गया, एक क्वेश्चन रह गया हमारा ये वाला। NiCO का होल 4 में अभी अभी बताया था मैंने, NiCO का होल 4 जो होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा और टेट्राहेड्रल होगा। कारण मैंने बता ही दिया था कि जब आप इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो 0 होगी, और 0 होगी तो 3D8 4s2, s के 2 इलेक्ट्रॉन d में आ जाएंगे, तो s और p खाली रह जाएंगे, उनमें आपके 4 कार्बोनिल लिगेंड इलेक्ट्रॉन देकर sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर देंगे और टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होगी। ठीक है, DsP2 भी बताया था, NiCN का होल 4 होता है। पोटास एलम का जलीय विलयन देता है, तो पोटास एलम क्या होता है? फिटकरी को ही बोलते हैं हम, जो हमारे पास फिटकरी होती है उसी को पोटास एलम बोलते हैं। A2SO4.Al2SO4 का होल थराइस .24H2O। अब ये कितने प्रकार के आयन देगा जब जल में मिलाओगे? तो एक तो पोटेशियम आयन देगा, एक एल्यूमिनियम आयन देगा, एक सल्फेट आयन देगा, और ये वाटर है, ये तो अलग ही है। तो कितने प्रकार के आयन देगा? क्या 2 प्रकार के आयन देगा? नहीं। केवल 1 प्रकार का आयन देगा? नहीं। 4 प्रकार के आयन देगा? नहीं। 3 प्रकार के आयन देगा, ये हमारे पास जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 3 प्रकार के आ गए, पोटेशियम आ गया, एल्यूमिनियम आ गया और सल्फेट आ गया। अगला फिलिंदा ब्लैंक्स आ गए हमारे पास। हाइपोबिलियन का संकुल यौगिक का उपयोग क्या है? फोटोग्राफी में, ये एनसीईआरटी में लाइंस आप लिखी हुई है। हाइपो सॉल्यूशन का यूज किस में किया जाता है? फोटोग्राफिक प्लेट में किया जाता है। ईडीटीए को विषाक्तता के उपचार में, अब ये भी आपके यूजेज में दे रखा है, सोडियम वाला जो कंपाउंड है, वो सॉरी लेड वाला, लेड पीबी, पीबी वाले में आपके इसका उपयोग किया जाता है, टॉक्सिसिटी के उपचार में इसका काम में जाता है। ये विल्किंसन कैटेलिस्ट है, ठीक है, RPVS3P का उल्थराइज ट्राइफेनिल फॉस्फिन, ठीक है, क्लोरिडो ट्राइफेनिल फॉस्फिन रोडियम फर्स्ट क्लोराइड, फर्स्ट इसका नाम है IUPAC, ट्राई क्लोरिडो ट्राइफेनिल, या ट्रिस लगाएंगे इसमें, क्या लगाएंगे? ट्रिस ट्राइफेनिल फॉस्फिन रोडियम फर्स्ट,
ये इसका आईयूपीएसी नाम है और इसको बोलते हैं विल्किंसन कैटेलिस्ट। मैंने बताया भी था विल्किंसन कैटेलिस्ट हाइड्रोजनीकरण में काम में लिया जाता है। ध्यान रखना, एल्कीन को एल्केन में बदलने के लिए काम में लिया जाता है, हाइड्रोजनीकरण में काम में लिया जाता है। फॉर्मूला याद रखना है इसका, PS3 बीट। ये ट्राइफेनिल फॉस्फीन है, कितने आ गए? 3। अब किसी के लिगेंड के नाम में पहले ही 3 आ रहा है और फिर दोबारा 3 आ रहा है, तो क्या लगाते हैं? ट्रेस, आपने पढ़ा होगा, PS3P और RH और Cl। तो क्लोरिडो ट्राई ट्रिस ट्राइफेनिल फॉस्फीन रोडियम फर्स्ट इसका नाम होगा, लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ 2 बार। दुर्बल लिगेंड होने पर संकुलों में इलेक्ट्रॉन, अब वीक लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होती, और प्रबल लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होती है। यानी इसमें पेयरिंग नहीं होगी तो कैसे इलेक्ट्रॉन रहेंगे? अनपेयर्ड। और इसमें पेयरिंग हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे? पेयर्ड। सीधी सी बात है, ये आ गया। अब एक क्वेश्चन दे रखा है, सीधा है, Cr C2O4 का होल थराइज 3 तो अब इसमें पूछा है इसकी Cn पूछी है, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछी है। तो C2O4 जो होता है वो बाइडेंटेड लिगेंड है, 1 2 बंद बनाएगा तो 3 कितने बनाएंगे? 6। आंसर आ गया। एक द्वितंतुक लिगेंड का उदाहरण दीजिए, तो बहुत सारे हैं, C2O4 2 En ग्लाइसिनेटो डाई मैथिल ग्लाइऑक्सियम जो अभी आया था पीछे। ठीक है, MABX ये स्टार्टिंग में आया था, कितने बनाएगा? 3 बनाएगा, मैंने बताए थे। अगर चारों लिगेंड अलग अलग जुड़ रहे हैं तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएगा? 3। जल की कठोरता को दूर करने के लिए ध्यान रखना है, Na2EDT। अब पीबी वाला तो विषाक्तता को दूर करने के लिए काम में ले रहे थे, पीबी वाला किसके काम में ले रहे थे? विषाक्तता को दूर करने के लिए। EDTA के साथ पीबी जुड़ रहा था तो वो विषाक्तता के दूर करने के लिए, और Na2 जुड़ रहा है तो ये किसके लिए? जल की कठोरता को दूर करने के लिए काम में ले रहे हैं। ठीक है, आगे देखें। एक क्वेश्चन दे रखा है, KCl MgCl2 6H2, ये कार्नेलाइट का फॉर्मूला है, ये लिख रहा है कार्नेलाइट का फॉर्मूला है, सीधा है। किसका सूत्र पूछा है? CrH2O का होल 6 Cl3, CrH2O का होल थ्राइस Cl3, और H2O बाहर आ गए, H2 अंदर गए, तो एक तो हाइड्रेट आइसोमरिज्म हो गई। इसमें कौन सी आइसोमरिज्म हो गई? हाइड्रेट। और आयंस की फॉर्म में देखे तो आयनन भी होगी। एक ऑप्शन दे रखा हो तो हाइड्रेट करके आना है, आयनन और हाइड्रेट दोनों दे रखा हो तो हाइड्रेट करके आना है, ध्यान रखना। और नहीं दे रखा है तो फिर तो आप दोनों में से एक सेलेक्ट करोगे, कोई भी। ठीक है, इन्हीं 2 वैधंतुक लिगेंडों के नाम लिखिए। तो वैधंतुक लिगेंड मैंने बताए थे शुरू में, Cn- NO2- SCN-। ठीक है, ये भी आपके पास है। अब ये क्वेश्चन पूछा है, Tr की ऑक्सीडेशन नंबर पूछी है, तो इसमें आप जिसकी निकालनी है उसको मानते हैं x। एमीन की होती है 0 × 2, प्लस H2O की कितनी होगी? 0 × 2, प्लस क्लोरीन की कितनी होगी? -1 × 2, और बराबर में जो भी चार्ज है वो आ जाएगा +1। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ये सॉल्व होके पूरा आंसर इसका कितना आ जाएगा? +3 आ जाएगा। +3 आ गया। EDTA का पूरा नाम क्या है? एथिलीन डाईएमीन ट्राई टेट्रा एसीटेटो, एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो इसका पूरा नाम है। तो इसके अंदर ध्यान रखना है आपको, ये रहा एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो। ठीक है, ये इसका नाम है। ये स्ट्रक्चर हो गई CH2 NH2 लगाएंगे तो एथिलीन डाईएमीन हो गया। H2 को हटा के COO- लगा देंगे तो ये क्या हो गया आपके पास? एसीटेटो। ये गलत दे रखिए, ये गलत है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर आपके पास गलत दे रखी है। इसकी स्ट्रक्चर मैं यहाँ बना देता हूँ, ये है CH2 N। अब यहाँ पे लग रहे हैं CH2COO-, यहाँ CH2 नहीं लग रहा है, ध्यान रखना स्ट्रक्चर गलत है ये। CH2COO-, 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 ऐसे खोल के भी लिख सकते हैं। तो ये है, ये इसकी स्ट्रक्चर सही है, ध्यान रखना। यहाँ CH2 भी आएगा, ये गलत है। अब इसमें कितने डोनर एटम है? 2 तो नाइट्रोजन है, ध्यान रखना, और 4 क्या है? ऑक्सीजन। तो
टोटल कितने डोनर एटम हो गए? 6 डोनर एटम है, 6 डोनर एटम। 6 डोनर एटम में ध्यान रखना है, 2 तो नाइट्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है। हेक्साडेंटेड लिगेंड होगा सर, आपके सट दंतुक लिगेंड होगा। ये भी बोर्ड में एक बार पूछा जा चुका है। पीडीटीए की स्ट्रक्चर ये होगी, वो गलत है, ध्यान रखना। तो ये मिटाना पड़ेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दे रखा है, इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है आपको। LiAlH का होल फॉर लिथियम टेट्राहाइड्रिडो एल्यूमिनेट, ऐसे नाम लिखते हैं इसका, लिथियम टेट्राहाइड्रिडो एल्यूमिनेट। ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +3 निकल के आएगी, वो निकाल लोगे आप। लिथियम टेट्राहाइड्रिडो एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट क्यों लगाया? क्योंकि नेगेटिव है, कॉम्प्लेक्स आयन कैसा है? नेगेटिव है। और पॉजिटिव होता है तो क्या लिखते हैं हम? केवल एल्यूमिनियम। तो ये लिखा हुआ है नाम, मैं एक बार मिटा देता हूँ। लिथियम, लिथियम हाइड्रिडो एल्यूमिनेट, H- की फॉर्म में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में एक दंतुक द्विदंतुक लिगेंडों का वर्गीकरण कीजिए। तो ये द्विदंतुक है, ये द्विदंतुक है, ये द्विदंतुक है, ये एक दंतुक है आपके पास। तो सीधा आंसर है एक एक दंतुक है CN, बाकी तीनों कौन से हैं? द्विदंतुक अभी अभी देखे थे, ACAC, एसिटाइल एसिटोनेटो बोलते हैं। उपसंयोजक संख्या क्या होती है कि ये मेटल से जितने लिगेंड जुड़ते हैं इसका जो नंबर होगा ये ही CN होता है। तो एक दंतुक लिगेंड जितने भी जुड़ रहे हैं या बनने वाले उपसंयोजक संख्या, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ने वाले एक दंतुक लिगेंडों की संख्या, एक दंतुक नहीं हो तो फिर वहां पे आप देखोगे बनने वाले उपसंयोजक बंधों की संख्या क्या कहलाती है? उपसंयोजन संख्या। ठीक है, किसी संकुल धातु में बंधित लिगेंडों के उन दाता परमाणुओं की संख्या जो सीधे जुड़े होते हैं, उपसंयोजन संख्या कहलाती है। दाता परमाणु कह लो या उपसंयोजक बंध कह लो, वही आपके CN। हाइड्रेट समाव्यपता को परिभाषित कीजिए, तो सीधा सा है। ठीक है, हाइड्रेट आइसोमरिज्म क्या होगी? समाव्यपता जिसमें जलकाणु एक समावयवी में लिगेंड के रूप में जुड़ा रहता है और दूसरे में किसके रूप में रहेगा? क्रिस्टलन जल के रूप में रहेगा। जैसे इसमें तो ये लिगेंड के रूप में है और इसमें किसके रूप में? क्रिस्टलन जल के रूप में है। तो ये कौन सी हो गई? हाइड्रेट आइसोमरिज्म। अष्टफलकीय संकुलों के लिए डी कक्षकों का क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन दर्शाने वाला चित्र बनाइए। तो ये रहा, इसमें आप एक लाइन और ऐड करना है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं इसको, इसमें आप ये इसकी एक लाइन ऐड करके यहाँ पे 5 ऑर्बिटल और बनाना डी के, और इसको लिखना है आप ग्राउंड स्टेट, मैं लिख रहा हूँ यहाँ इसके पहले, और इसको लिखना है एक्साइटेड स्टेट, और इसमें एनर्जी का लेवल दिखाना। कुल मिला के अगर मैं बनाऊँ तो एक न्यू पेज लेके बता देता हूँ। ऐसे बनाना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, फिर ये इस पे जाएगा एक्साइटेड स्टेट पे, और फिर इसके 2 पार्ट आएंगे, ऊपर आएगा Eg और नीचे आएगा T2G। ठीक है, इन दोनों का बीच का सेंटर जो होगा वो बैरी सेंटर। ठीक है, इससे ऊपर जो आएगा वो आएगा आपके पास 3/5 डेल्टा ओ, और इससे नीचे आएगा 2/5 डेल्टा ओ। ये माइनस में होगा, ये प्लस में, इसको 0.6 डेल्टा ओ भी लिख सकते हैं प्लस में, और इसको 0.4 डेल्टा ओ भी लिख सकते हैं माइनस में। तो ये आपका, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट एनर्जी की लाइन, ये आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए क्या हो गया? TFT डायग्राम हो गया। टेट्राहेड्रल के लिए उल्टा हो जाएगा, T2G ऊपर जाएगा, Eg नीचे आएगा, और ये वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। ये नीचे आएगी तो माइनस की हो जाएगी, ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? प्लस की। तो पूरा ऐसे बना के आना है ताकि नंबर ना कटे बोर्ड में अपना। ठीक है, इतना सा मत बना के आना आप। आगे देखो, तो ये आ गया, यहाँ पे बना हुआ है, देख लेना। अच्छा, एक चीज और ऐड कर लेना उसमें,
ये दोनों का जो डिफरेंस होता है वो डेल्टा होता है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं डेल्टा ओ, जो होगी Eg माइनस E2G, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, आयनन समाव्यपता किसे कहते हैं। आयनन समाव्यपता किसे कहते हैं, तो जो बिलियन में भिन्न भिन्न आयन देगा, कहने का मतलब है ऐसा कॉम्प्लेक्स आयन जो भिन्न भिन्न आयन देगा, एक बार अलग आयन दे रहा है फिर दूसरी बार अलग आयन दे रहा है। यानी आप समझ सकते हो, जैसे इसमें आप एग्जांपल से समझे, ये एक कॉम्प्लेक्स आयन है, ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर सॉल्यूशन में डिफरेंट डिफरेंट आयन देगा। ये सल्फेट आयन दे रहा है और ये कौन सा आयन दे रहा है, क्लोराइड आयन। क्योंकि इसमें सल्फेट जो है प्रति आयन बन गया और क्लोराइन लिगेंड है, और इसमें सल्फेट लिगेंड है और क्लोराइड क्या है, प्रति आयन है। तो जो भिन्न भिन्न आयन देगा, बेस अंकुल जो आयनन से भिन्न भिन्न प्रति आयन देते हैं परंतु धातु आयन लिगेंड समान होते हैं, आयनन समावयवी कहलाते हैं, और ये समावयवता आयनन समावयवता कहलाती है। क्लेट प्रभाव मैंने बता दिया पहले भी आपको, फिर भी दोबारा देख लो आप, ठीक है। इसके अंदर सीधा सा है, किसी संकुल में जब एक द्विदंतुक, पहला ये क्वेश्चन यही बनता है कि कौन से लिगेंड क्लेट प्रभाव दिखाते हैं। तो ध्यान रखना है, द्विदंतुक और बहुदंतुक जो लिगेंड है वो क्लेट प्रभाव दर्शाते हैं, और जब ये मेटल से जुड़ेंगे तो वलय का निर्माण करते हैं, क्योंकि इनके पास दो या दो से ज्यादा दाता परमाणु होते हैं, और दाता परमाणु होंगे तो ये बंध दो या दो से ज्यादा बना के लिगेंड्स को क्लेट लिगेंड वलय बनाते हैं, और इसी कारण इनको हम क्या बोलते हैं, क्लेट लिगेंड। और बनने वाली वलय को क्लेट वलय, और जो कॉम्प्लेक्स होगा उसे बोलते हैं क्लेट संकुल। अब ये क्लेट संकुल जो होते हैं ना, वो अदर जो सामान्य संकुल है जिनमें एक दंतुक लिगेंड है उनकी तुलना में अधिक स्थायी होते हैं, क्योंकि एक से ज्यादा बंध बना रहे हैं, जैसे ये बना रहा है, ये कॉपर का आ गया एथिलीन डाइएमीन वाला, ठीक है। ये आपके क्लेट वलय हो गई, ये वाली क्लेट वलय है, सर्किल आपके पास ये बन गए ना 5 मेंबर, ये क्लेट वलय हो गई, ऐसे इसकी, ये, ठीक है। उभय तंतुक लिगैंड को परिभाषित कीजिए, तो ऐसे लिगैंड जिनके पास दो दाता परमाणु होते हैं परंतु वो एक समय में एक ही उपसंयोजक बंध बनाएंगे। वो भिन्न भिन्न दाता परमाणु होंगे, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़कर एक समय में एक ही उपसंयोजक बंध बनाते हैं। जैसे आप समझ सकते हो, CN से जुड़ेगा तो साइनाइड, और NC से जुड़ेगा तो क्या होगा, आइसोसाइनाइड। ऐसे साइनेटो आइसोसाइनेटो, थायोसाइनाइड और आइसोथायोसाइनाइड, ठीक है, इस तरीके से। प्रभावी परमाणु क्रमांक का उदाहरण दीजिए और समझाइए। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये है। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो आपको याद रखना है, सीधा सा फॉर्मूला है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है तो जो भी सेंट्रल मेटल आयन है उसका एटॉमिक नंबर, उसमें से उसकी ऑक्सीकरण संख्या घटा दो और 2 से गुणा कर दो, जोड़ के उसमें किसका, CN का, जो भी लिगेंड आपके जुड़ रहा है उसकी CN, ठीक है। तो आपके पास यही हो गया। तो कोबाल्ट का कितने नंबर पे आता है, 27 पे आता है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, +3, तो 27 में से 3 घटा दो। TN कैसा लिगेंड है, आपके एक दंतुक है, और 6 तो इसके एक दो इलेक्ट्रॉन देता है, ध्यान रखना, एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक CN से कितने आएगा, 6, तो 6 का गुणा कितने से करना पड़ेगा, 2 से, ठीक है, 6 का गुणा 2 से करना पड़ेगा। तो 27 में से 3 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, सीधा सा है 24, 24 + 12 करोगे तो 36, और 36 किसका है आपको पता ही होगा। 36 जो है वो एक नोबल गैस है, कौन सी का होगा, हीलियम का 2 होता है, नियोन का कितना होता है 10, ऑर्गन का कितना होगा 18, और क्रिप्टॉन का कितना होता है 36, ठीक है। तो ये 36 किसका होता है, क्रिप्टॉन का। तो ये स्टेबल कंपाउंड हो जाता है, जिनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो नोबल गैस के बराबर होता है, वो स्टेबल कंपाउंड माने जाते हैं। IUPAC के नियमों का प्रयोग करते हुए इनका IUPAC नाम लिखना है हमको, ठीक है। जैसे ये आ गया, अब इसमें सबसे पहले नाम आएगा टेट्राएमीन डाई एक्वा, टेट्राएमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। अब क्यों, तो कोबाल्ट ही लिखना है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स आयन है, पॉजिटिव है, धनायन है, पहले लिखना है। तो हेक्सा की जगह यहाँ पे ये गलत दे रखा है, टेट्रा आएगा, टेट्राएमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। 4 है ना, तो 4 के लिए तो टेट्रा ही आएगा, गलत दे रखा है। IUPAC के नाम करने के नियम होते हैं, नियमों का पालन करके आप नाम कर सकते हो। एक ये दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट है,
देखो Fe4 FeCN का होल 6, अब इसमें आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। इसकी तो -6 है। अब आयरन जो है ना वो +2 भी दिखाता है और आयरन जो है वो +3 भी लगाता है। तो यहाँ पे आयरन जो है वो दोनों ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है, फेरस और फेरिक। फेरस, अब इसमें आपको सोचना पड़ेगा, यहाँ -6 है, तो -6 है, तो इस स्थिति में मैं आपको यही बताता हूँ। चलो मान लो इसको हमने +3 रखा, या इसको उल्टा करके रख लेते हैं पहले आंसर से। मान लो हमने इसको +2, ये बाहर वाले आयरन को हमने +2 रखा और अंदर वाले आयरन को हमने कितना रखा, +3। तो +3 और -6 घटाओगे तो कितना आएगा, -3 आएगा। यानी इस पे कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज आया, -3। और प्लस, और ये आपके पास इस पे कितना है, +2। इस पे -3 आया, इस पे +2 आ रहा है, मतलब ये 2 से गुणा होना चाहिए था और ये कितने से होना चाहिए था, 3 से। लेकिन जबकि ये 4 से गुणा हो रहा है और ये कितने से हो रहा है, 3 से। तो मतलब बाहर वाला +2 में नहीं है, अंदर वाला +3 में नहीं है। अब देखो आप दूसरा तरीका लगाओ इसी में, समझो आप थोड़ा सा। इसके अंदर मैं मान लूं कि ये वाला जो है, ये बाहर वाला जो है वो +3 में है, +3 में, अंदर वाला +2 में है, ये -6 में, तो बाहर कितना आएगा, -4 और +3, यानी ये गुणा होगा 3 से, ये गुणा होगा 4 से। तो मतलब आप समझ सकते हो ये +3 में है, तो ये आयरन थर्ड हो गया। आयरन थर्ड की जगह यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हो, इसको फेरिक भी लिख सकते हैं, और हेक्सा साइनोफेरेट सेकंड, तो बाकी नाम तो ऐसा कैसे ही लिख। आयरन थर्ड की जगह आप क्या लिख सकते हो, फेरिक भी लिख सकते हो, ध्यान रखना। और आयरन अगर सेकंड आ जाता तो इसको हम फेरस लिखते हैं। अब देखो इसका वो वाला फॉर्मूला कैसे बनता, अगर हम इसको +2 में रखते और इसको +3 में रखते, तो बाहर कितना आता, -3 आता, ये 3 से गुणा होता, और 3 से गुणा होता तो क्या आता, Fe3, और ये कितना आता है, FeCN का होल 6, और ये 2 से गुणा होता। अगर ये +3 में होता, वो सॉरी +2 में होता, और ये +3 में होता, तो ये फॉर्मूला बनता। अब ये +3 में और वो आपके +2 में है, तो ये वाला फॉर्मूला बना है। तो थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर, ये फेरस और ये फेरिक, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और दे रखा है। अब बोल रहा है इस कंपाउंड के, आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है। ध्यान दें, देखो COEN का होल ट्वाइस Cl2 के दो प्रतिबिंब रूप बनाने, एनेंशियोमर बनाने। अब एनेंशियोमर जो बनते हैं वो, इसके ध्यान रखना, इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं। पहली बात तो, एक तो सिस और एक ट्रांस। एक तो सिस बन सकता है, एक ट्रांस। जैसे मैं इसका सिस रूप फॉर्म बनाऊं, सिस फॉर्म बनाऊं, जैसे CO। अब यहाँ पर दो EN रख दिए मैंने, एक इधर एक इधर, एक इधर और एक इधर, यहाँ Cl रखा, तो ये कौन सी फॉर्म हो गई इसकी, ये ट्रांसफॉर्म हो गई। ये इसकी कौन सी फॉर्म हो गई, ट्रांसफॉर्म। कोई चार्ज है नहीं तो खत्म करते हैं, ये ट्रांसफॉर्म। अब ट्रांसफॉर्म के अगर आप बनाते हो आयनेंशियोमर, तो सेम बन जाएगा, सुपर इम्पोजेबल होगा वो, ठीक है, यानी अध्यारोपित हो जाएगा। मतलब ये एनेंशियोमर इसके जो है ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होंगे, तो वो गिने नहीं जाते जो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होंगे। तो ट्रांसफॉर्म का ध्यान रखना है इसका। आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछे जाए तो इसके दो बन जाएंगे, सिस और ट्रांस। और ट्रांस फॉर्म का जो है वो एनेंशियोमर नहीं बनेगा, लेकिन किसका बन जाएगा, सिस फॉर्म का। और सिस फॉर्म का बनाओगे तो आपके ये दोनों EN पास में आ गए, दोनों Cl पास में आ गए, तो सिस हो गई। ये कौन सी फॉर्म हो गई इसकी, सिस। और इसमें मिरर लगा के बनाओगे तो जो इधर है वो उधर कर दो, जो इधर है वो इधर कर दो। ये दोनों जो है वो नॉन, इसको उठा के इसके ऊपर रखें, इसको उठा के इसके ऊपर रखें, तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, एक दूसरे को अध्यारोपित नहीं करेंगे। और अध्यारोपित नहीं करेंगे तो ये एक दूसरे के क्या होगा, एनेंशियोमर। तो इसकी दो फॉर्म बनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर में, सिस और ट्रांस। ट्रांस फॉर्म जो होगी वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगी, और सिस फॉर्म जो होगी वो ऑप्टिकल एक्टिव होगी, और उसके दो एनेंशियोमर बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक संकुल किसे कहते हैं। अगर किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सारे लिगेंड एक जैसे हैं तो वो होमोलैप्टिक होगा, और एक से अधिक प्रकार के हैं तो वो हेट्रोलैप्टिक होगा। सिंपल है ये तो। देखो जैसे आपके पास CONH3 का होल 6 दे रखा है, सारे एक से हैं, एक ही प्रकार के लिगेंड है इसमें, एक ही प्रकार के लिगेंड है, तो ये कैसा हो जाएगा, होमोलैप्टिक।
और इसमें 2 प्रकार के आ गए या 3 प्रकार के आ गए, तो ये कैसा हो जाएगा, हेट्रोलेप्टिक। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा मैंने अभी अभी बताई थी कि जैसे अभी ये जो बताई थी कि 2 ऑर्बिटल हैं, इनके बीच की जो एनर्जी होती है ये वाली, ये जो एनर्जी है इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉन तथा लिगैंड के इलेक्ट्रॉन के प्रतिकर्षण के कारण डी कक्षक 2 भागों में बट जाते हैं या विपाटित हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, T2G और EG, और इनके बीच का जो अंतराल होगा उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। भाई लिगैंड जब मेटल की ओर बढ़ते हैं तो लिगैंड मेटल की ओर बढ़ेगी तो मेटल के 5d ऑर्बिटल्स होते हैं, इनकी एनर्जी सेम होती है। जैसे अभी हमने अभी पीछे बनाया था, आप देखें, डायग्राम बनाया वो गया दिखता, कोई बात नहीं। तो इससे पहले हमने बनाया था, तो आप देखें भाई, इससे पहले हमने ये लिया था, एक लाइन और खींची थी जिसमें आपके ग्राउंड स्टेट है। तो अभी इनकी एनर्जी कैसी है, सेम है, अभी एनर्जी सेम है, तो इन्हें बोलते हैं समभ्रंश कक्षक या डी जनरेटेड ऑर्बिटल। लेकिन लिगेंड जैसे ही इनकी ओर बढ़ते हैं तो इनकी डी जनरेसी डेस्ट्रॉय हो जाती है और 2 पार्टों में स्प्लिट हो जाते हैं, Eg और T2G। अब वो डिपेंड करता है कि वो लिगेंड किधर की ओर बढ़ रहे हैं, बिटवीन द एक्सिस, अक्षों के मध्य, या ऑन द एक्सिस, अक्षों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो Eg ऑर्बिटल्स होते हैं अक्ष पर आपके, इनकी जो लोब्स होती है वो अक्ष पे, तो ये लिगेंड के मार्ग में आती हैं, की एनर्जी बढ़ जाती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, और T2G की घट जाती है। तो आपके पास 2 भागों में जब ये बढ़ते हैं तो इन दोनों का जो गैप होता है वही क्या कहलाती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। हम लिखेंगे कैसे, सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लिगेंड जब धातु की ओर बढ़ते हैं तो लिगेंड के जो धातु के 5d कक्षक है उनकी समभ्रंशता नष्ट हो जाती है और वो 2 भागों में बट जाते हैं, Eg व T2G। Eg व ये घटना क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहलाती है, और Eg व T2G कक्षकों के मध्य जो ऊर्जा अंतर होगा उसे बोलते हैं हम क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। ये वाली, तो ये तो ऑक्टाहेड्रल में ध्यान रखना, Eg ऊपर T2G नीचे, क्योंकि लिगेंड अक्षों की ओर बढ़ते हैं और Eg कक्षकों की पाली अक्षों पे होती है इसलिए। और T2G आपके चतुष्फलकीय संकुलों में लिगेंड किधर की ओर बढ़ते हैं, अक्षों के मध्य, तो T2G कक्षकों की पाली लिगेंड के मार्ग में आती है, इनमें प्रतिकर्षण होता है, T2G की ऊर्जा बढ़ जाती है और Eg की ऊर्जा क्या हो जाती है, घट जाती है, और इनके लिए जो होगी वो डेल्टा टी होगी, ध्यान रखना। अब एक दे रखा है लघुत्तरात्मक प्रश्न, इसके अंदर ये दे रखा है ये NiCl4 2- अनुचुंबकीय है, जबकि NiCO का होल 4 प्रतिचुंबकीय है। तो ये तो आप इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, इसका सीधा सा है। जैसे मैं लिखूं यहाँ पे NiCl4 2-, तो Ni का मैंने अभी बताया क्या होता है, 3d8 4s2। वैसे तो आर्गन भी लगाना है, वो तो लगा दोगे आप, बता देता हूं। जैसे Ni का क्या होगा, Ar 3d8 4s2, पूरा ही लिखना है आपको। अब इसमें +2 में आयरन, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +2 आ गया, और +2 आ गया तो ये क्या बचेगा आपके पास, 3d8। ठीक है, अब ये 4s 0 हो गया। अब D में 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। S इसमें खाली है, P खाली है, आप देख सकते हो। और Cl हमारे पास कैसा लिगेंड है, बिग फील्ड लिगेंड है, यानी पेयरिंग नहीं करेगा, तो इसमें 4 Cl अपने इलेक्ट्रॉन देंगे। और हाइब्रिडाइजेशन कैसा आएगा, इसमें sp3 आएगा, कैसा आएगा, sp3। और sp3 आने के साथ इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये कैसा होगा, अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। अब इसकी बात करें तो इसके अंदर Ni के अंदर अगर हम बात करें तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर अभी अभी बताई थी, जब भी कोई लिगेंड कार्बोनिल लिगेंड से कोई मेटल जुड़ती है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, 0। अब इसमें आप देखोगे तो D के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और 6 7 8, और S में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो CO हमारे पास कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये पेयरिंग कर देगा, इसको यहाँ पहुंचाएगा, इसको यहाँ पहुंचाएगा, तो D ऑर्बिटल पूरा भर गया।
यानी इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है और कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय। सीधा सा है। इसमें दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसलिए ये अनुचुंबकीय होता है। ठीक है। पैरामैग्नेटिक होगा, इसमें आपके कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो ये कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा। आंसर पीछे इसमें लिखा हुआ है, तो देख सकते हो आप, सीधा सा इसके अंदर दे रखा है। इसके अंदर जीरो है ऑक्सीडेशन नंबर, ये डी है, प्रबल क्षेत्र लिगैंड है, युग्मित हो जाएंगे, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इसके अंदर ये प्रतिचुंबकीय होगा। सेम वो की वही लाइनें लिखी हुई है, रीड कर सकते हो आप। ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइज होगा, वो है, आपको मैंने बताया था कि NiCO का उल्फोर, और वो दोनों sp3 होंगे। चलो, रेखांशिक और फलकीय समावयवों का उदाहरण दीजिए। तो रेखांशिक, इसे बोलते हैं फेक और मर। तो मर तो रेखांशिक, और फेक जो होंगे फलकीय। कौन बनाएंगे, जिसमें मेटल से आपके तीन तीन लिगेंड एक जैसे जुड़ेंगे। ध्यान रखना, तीन तीन लिगेंड एक जैसे जुड़ेंगे। तो तीन लिगेंड एक जैसे जुड़ेंगे तो उसके फेक और मर बनते हैं। अब आप देखो, Ma3B3 प्रकार के संकुलों में एक ही प्रकार के तीन लिगेंड होते हैं। तो ये देख लो आपके, अगर तीनों एक, यहाँ देखो आप, ये तीनों एक जैसे हैं, तीन ऐसे आ गए Ma3B3, तो ये तीनों एक पास पास आ गए, तो ये फलकी होंगे। और एक भी डिस्टेंस में आ गया है, जैसे ये, तो ये आपके कौन सा होगा, रेखांशिक होगा, आपके मर होगा। धातु कार्बोनिल यौगिकों में आबंध की प्रकृति बताइए। तो धातु कार्बोनिल यौगिकों में एक विशेष प्रकार का बंध बनता है, जिसे बोलते हैं हम पश्च बंधन, बैक बॉन्डिंग। ठीक है। हम बैक बॉन्डिंग में क्या होता है, ये मेटल जो है कार्बोनिल लिगेंड से कुछ इस तरीके से जुड़ती है। एक तो सिग्मा बॉन्ड बनता है और एक पाई। ध्यान दें, सिग्मा बॉन्ड बनता है लिगेंड टू मेटल, लिगेंड टू मेटल। और पाई बॉन्ड बनता है मेटल, ये तो सिग्मा है, पाई बॉन्ड बनता है मेटल टू लिगेंड, और ये पाई स्टार इसके ऑर्बिटल में जाता है। दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या होती है, विपरीत होने के कारण इसे हम क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। तो मेटल जो है अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो लिगेंड के एंटी बॉन्डिंग प्रति आबंधी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन डाल के पाई बंध बनाता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ और डायग्राम भी होगा, इसको देख लेते हैं एक बार। तो धातु कार्बोनिल यौगिकों में धातु कार्बन बंध में MC तथा सिग्मा और पाई बंध के गुण पाए जाते हैं दोनों के। तो इसमें मेटल कार्बन जो सिग्मा बंध है, वो कार्बोनिल का कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन युग्म धातु के रिक्त कक्षकों में, यानी वही बात आ गई कि मैंने कहा ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और इलेक्ट्रॉन देके कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा। अब पाई बॉन्ड कब बनता है, जब मेटल इसमें आपके इलेक्ट्रॉन डालेगी इसके पाई स्टार ऑर्बिटल में, एंटी बॉन्डिंग वाले में। तो आपके पास क्या बनता है, पाई बॉन्ड। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, पश्च बंधन। तो ये देख सकते हो, ये बना सिग्मा, और ये इसके भरे हुए से इलेक्ट्रॉन गए, तो ये इसके किस में जा रहे हैं, पाई स्टार में। तो ये आपके कौन सा बॉन्ड बन गया इसका, पाई बॉन्ड, और ये सिग्मा बॉन्ड। दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। मेटल से लिगेंड बनेगा वो पाई होगा, और लिगेंड टू मेटल बनेगा वो सिग्मा होगा, ध्यान रखना। और ये ध्यान रखना किस में दिए हैं, पाई स्टार में दिए हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो BBT का है आपके। देखो, संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार संकुल COF6 और NiCN का उल्फोर की ऑक्सीकरण अवस्था संकरण, यानी पूरा BBT से हमको इसको एक्सप्लेन करना है कुल मिला के। दोनों कॉम्प्लेक्स को BBT की हेल्प से हमको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, समझाना है। तो COF6 को हम देखें, तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +3 होगी, डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ। तो +3 का मतलब देखो, कोबाल्ट का होता है 3D7 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, S में से 2 और D में से 1, तो क्या बचेगा 3D6। अब D में आपके कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ मैं। ठीक है। डी में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 6 आए। तो 1 2 3 4 5 6, और एक यहाँ पे पेयर होके आ जाएगा।
अब आपको देखना है लिगेंड, लिगेंड कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड है तो कोई टेंशन ही नहीं है, पेयरिंग करानी नहीं है। तो आगे के ऑर्बिटल में आपके इलेक्ट्रॉनों को फिल करो आप। तो यहाँ पे 4s, यहाँ पे 4p, और आगे कौन सा आएगा, 4d। ठीक है, तो यहाँ नीचे बता रखा है देखो, ये आपके वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं करेगा, युग्मन नहीं करेगा। तो ये आपके आगे 1s 3p और 2d में आपके इलेक्ट्रॉन देकर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन देगा। और sp3d2 के अंदर हम बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। ठीक है, इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, 4, और 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस स्थिति में इसका मैग्नेटिक मोमेंटम कितना आएगा, रूट, अब 4 4 + 2 से लगा दो, √24 आएगा। कितना आएगा, √24 आएगा। म्यू की वैल्यू भी अगर आप निकालते हो तो म्यू बराबर कितना आएगा, √24, और 4 से निकालोगे तो 4.90 bm, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, डायामैग्नेटिक होगा, वो सॉरी पैरामैग्नेटिक होगा। और इसके अंदर ये जरूर लगा के आए, ये गलत बना हुआ है, 3 माइनस आएगा, ब्रैकेट लगा के 3 जरूर आएगा, ये गलत बना हुआ है। अब सेम ऐसे ही हम इसको देखें, नीचे वाला कॉम्प्लेक्स NiCO का Cn का होल 4, ये दे रखा। देखो निकेल जो है 3d8 कितना होता है, 4s2 होता है, इसमें +2 में है निकेल, तो 3d8 4s2 में होता है, s के 2 निकाल दो तो ये बचा। अब d8 को कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए। अब आप देखो ये कौन सा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये क्या करेगा, पेयरिंग, इसको उठा के यहाँ पटक देगा। जब यहाँ पटक देगा तो ये खाली हो जाएगा, ये खाली हो गया, ये रहा यहाँ पे, ये खाली हो गया। तो इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, एक तो डी, एक एस, और एक 2p, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। स्क्वायर प्लेनर वर्गाकार समतलीय इसकी स्ट्रक्चर आ जाएगी, और इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक है, डायामैग्नेटिक होगा आपके पास। और इसके अंदर अगर हम ये ब्रैकेट जरूर लगाएं और इसके ऊपर 2 माइनस लगाएं, तो ये इसके आपके पास पीबीटी से आपके एक्सप्लेन हो गया। अब एक क्वेश्चन और दे रखा है लास्ट आपके पास, निम्नलिखित उपसंयोजन यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। तो आपके पास PT NS3, अब इसको तो यहीं लिख देते हैं अपन। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम पहले यहाँ लिखा जाएगा डाई एमीन, डाई एमीन के बाद क्लोरो, फिर नाइट्रो, नाइट्रो एन भी लिख सकते हैं या केवल नाइट्रो, और फिर आ जाएगा प्लेटिनम, और एंड में इसकी ऑक्सीकरण संख्या, प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, -1 -1 +2 हो जाएगी, यानी सेकंड। ठीक है, ये इसका नाम होगा। ऐसे ही इसका नाम लिखेंगे तो सोडियम टेट्राहाइड्रिडोबोरेट, ये लिख रहा, और थर्ड इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। इसका देखो आप क्या नाम होगा, पेंटाएमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, क्योंकि ये -2 में और -1 में है। क्या आएगा, जिंक हेक्सासाइनोफेरेट, और ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो तो ये कितना आएगा, -6, और -6 के हिसाब से यहाँ +2 होता है इसका, तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास, +2 आएगा। सॉरी, इसमें आपके पास क्या आना चाहिए, चौथे में गड़बड़ है क्या, जिंक हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, हाँ भाई ध्यान दो। तो ये +2 में है, ये -6 में है, तो यहाँ कितना आएगा, -4, तो यहाँ Zn2 आना चाहिए, ये गलत दे रखा है, यहाँ Zn2 आएगा तब ये इसका नाम होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, तभी तो यहाँ +2 गुणा 2 करोगे तो 4 आएगा प्लस, तो ये Zn2 आएगा। इसका नाम होगा पेंटा कार्बोनिल आयरन जीरो, ध्यान रखना जीरो होगा। इसका नाम मैंने बता ही दिया, डाईएमीन, सॉरी अभी इसका नहीं बताया, डाईएमीन क्लोरो मिथाइल एमीन प्लेटिनम, और आपके पास क्या आएगा फर्स्ट, वो सॉरी सेकंड, तो सेकंड इसका आ जाएगा। इसका भी आपके पास क्या आएगा, ये न्यूट्रल होता है, ये भी न्यूट्रल होता है, तो यहाँ फर्स्ट आना चाहिए, फर्स्ट आएगा। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट वही आपके बीबीटी के क्वेश्चन आ गए, सीधा सा है कि ये तो आंतरिक कक्षक संकुल बना रहा है और ये बाह्य कक्षक संकुल बना रहा है, इसका कारण हमसे पूछा है। तो आप थोड़ा सा सोचो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3d7 4s2 +3 में है, तो कितना बचेगा, 3d6, और पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग होने के बाद इसमें क्या बचेंगे, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 1 2
ये 6 है, तो ये आएगा यहाँ, ये आएगा यहाँ। तो इस तरीके से इसके अंदर आपके पास क्या होगा, 1 2 1 2 1 2, तो ये खाली हो गए, ये खाली हो गए, ये एस का और ये पी का आ गया आपके पास। तो इस तरीके से इसके अंदर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, आंतरिक कक्षक संकुल होगा। अब निकिल वाले को देखो आप, निकिल वाले के अंदर होगा 3D8 4s2 होता है, +2 में S निकल गया तो D8 बचा। अब D8 के अंदर ध्यान रखना, ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3d2 होता है या D2sp3 होता है। कभी भी एक D खाली नहीं रह सकता। जब आप D8 को भरोगे तो इसके अंदर आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ 8। अब ये पेयर करते हो तो एक D खाली हो गया, तो यहाँ कम से कम कितने D खाली होना जरूरी है, 2, तभी हाइब्रिडाइजेशन बनेगा D2sp3। एक खाली करोगे तो फिर उस स्थिति में आपके पास एक D तो इधर का आएगा और एक D इधर का आएगा, ऐसा कोई हाइब्रिडाइजेशन होता नहीं है। तो इसलिए ये हमेशा कौन सा बनाएगा, बाह्य कक्षक संकुल, और ये कौन सा बनाएगा, आंतरिक कक्षक संकुल। आप पढ़ सकते हो, इसको लैंग्वेज में लिखा हुआ है ये पूरा जो मैंने बताया आपको। दोनों में ही प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, इसमें भी, और +3 में पेयरिंग हो जाएगी, D2sp3 आ जाएगा, आंतरिक कक्षक संकुल बनेगा। जबकि इसके अंदर क्या होगा, 3D8 है और प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, युग्मन करने के बाद भी 2 आंतरिक कक्षक रिक्त नहीं हो सकते, 2 रिक्त होने चाहिए, एक ही हो रहा है। तो इसलिए इस स्थिति में इसका आंतरिक कक्षक संकुल ना बन के कौन सा बनेगा, बाह्य कक्षक संकुल। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रखा है, बंधनीय समाव्यपता और उपसंयोजन समाव्यपता का क्या अंतर है। तो बंधनीय समाव्यपता में क्या होता है, उभयतंतुक लिगेंड काम में लेते हैं, आपको पता होना चाहिए। और केंद्रीय धातु परमाणु से ये अलग अलग तरीके से जुड़ सकता है, क्योंकि इसमें डोनर एटम, लिगेंड तो एक ही होता है लेकिन उसमें डोनर एटम जो है वो 2 होते हैं। तो कभी एक से जुड़ेगा, कभी दूसरे से, जैसे CN है तो CN कभी मेटल से, C से जुड़ेगा तो साइनाइड है, और N से जुड़ेगा तो क्या होगा, आइसोसाइनाइड। तो ये कौन सा हो गया, उभयतंतुक लिगेंड। कौन सी आइसोमरेज में देगा, लिंकेज, पीछे भी पढ़ चुके हैं। और दूसरी हमारे पास ये आपके एग्जाम्पल हो गया, इसने NO2 वाला एग्जाम्पल लिया है, NO2 वाला, ये N से जुड़ रहा है और ये O से जुड़ रहा है। अब दूसरा आता है उपसंयोजन समाव्यपता। ये समाव्यपता में क्या होता है, दोनों धनायन और ऋणायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं, धनायन भी कॉम्प्लेक्स आयन और ऋणायन भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स आयन होगा। और लिगेंडों के अंतः परिवर्तन के कारण यह समाव्यपता उत्पन्न होती है। तो धनायन और ऋणायन दोनों क्या होंगे, संकुलायन होंगे। अब इसमें क्रोमियम से एमीन जुड़ रहा है और कोबाल्ट से NCS थायोसाइनाइड जुड़ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट में देखो, क्रोमियम से क्या जुड़ गया, आपके थायोसाइनाइड, और कोबाल्ट से क्या जुड़ गया, NH3। यानी देखने में तो ऐसा लग रहा है मेटल एक्सचेंज हुई है, लेकिन वास्तव में किसका एक्सचेंज होता है, लिगेंड का। पॉजिटिव चार्ज वाले को पहले लिखा जाता है, नेगेटिव चार्ज वाले को बाद में लिखा जाता है, ठीक है। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन सॉरी सिद्धांत के आधार पर TiH2O का होल 6 3+ बैंगनी रंग देता है। तो यहाँ पर आपके पास कौन सा ट्रांजिशन आ गया, DD ट्रांजिशन वाली घटना आ गई, समझ सकते हो। टाइटेन हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड आयन, ये अष्टफल की होगा। Ti3+ में 3+ का मतलब इसमें आप समझ सकते हो 3D2 4s2 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 3D1 बचेगा। क्या बचा, 3D1। अब D में यहाँ पे सुन लो, एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, और ये पहले लोअर एनर्जी लेवल में भरा जाएगा T2G में। जब इसको लाइट मिलती है 480 नैनोमीटर की, तो ये T2G से इलेक्ट्रॉन उछल के कहाँ चल जाता है, EG में। तो पहले तो इसका था T2G1 EG0, लेकिन अब कितना हो गया, T2G0 EG1। तो ये इलेक्ट्रॉन T2G से EG में जाना, यानी D से D में ही ट्रांजिशन हो गया, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, DD संक्रमण। और इसी के कारण इसका रंग जो होता है वो बैंगनी हो जाता है। तो दे रखा है, धातु के D कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन T2G से यानी D1 से संकुल के निम्नतम ऊर्जा अवस्था T2G कक्षक में, इस इलेक्ट्रॉन के लिए 3D से इसकी अगली उच्चतम अवस्था पीले हरे क्षेत्र
ईजी कक्षक में उपलब्ध है। संकुल उचित आकृति का आवृत्ति है ये का प्रकाश का अवशोषण करके यह इलेक्ट्रॉन T2G स्तर से उत्तेजित होकर EG स्तर में क्या होगा, स्थानांतरित हो जाता है, जिसके कारण इसका रंग बैंगनी हो जाता है। और उपसंयोजन यौगिक का रंग इलेक्ट्रॉन के DD संक्रमण के कारण होता है। तो ये आपके DD संक्रमण का आपके एग्जाम्पल आ गया। ठीक है, हाँ भाई, तो यहाँ पर आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बीबीटी के सारे एग्जाम्पल्स निकाल के आने हैं, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंटम, चुंबकीय आघूर्ण, ये सारे। आईयूपीएसी नाम का 100% एक क्वेश्चन मिलेगा। एक क्या, आईयूपीएसी नाम का अलग मिलेगा, बीबीटी का अलग मिलेगा, एक समाव्याप्ता का अलग मिलेगा, आयनन है, बंधनी है, या ज्यामिति है, या प्रकाशिक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन 100% मिलेंगे। यहाँ पर आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो जाती है।